नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। मेरे YouTube चैनल पे आज से संवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम डेली कुछ न कुछ चर्चा करते रहेंगे। समय है 8:30 बजे। आप लोग जरूर जुड़िए और मेरे साथ देखते रहिए संवाद तेजस भारत पर। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी की ओर से देवेश फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे का नाम चर्चा में है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो हुआ उसे देखते हुए बीजेपी नया नाम दे सकती है। बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि बिहार पैटर्न पर भी बीजेपी अपना सकती है, जहां बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में बिना गठबंधन की सरकार क्यों नहीं बन पाती। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी 148 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शामिल है। महायुति का मुकाबला महाविकास अघाड़ी में रहा, जिसमें कांग्रेस दल शामिल है। अब देखने की बात यह है कि चुनाव संपन्न हुए, भाजपा पूर्ण बहुमत से मैं सरकार बनाने के इच्छुक है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस संबंध में और पूरे विधानसभा के चुनाव को लेकर के चर्चा में हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय श्रीवास्तव, जो हमारे उप संपादक भी हैं, डिप्टी एडिटर। विनय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है आज के संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, विनय श्रीवास्तव। विनय, यह महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ और उसमें बीजेपी ने अच्छा गेम किया है, बहुत अच्छा पाई है। लगभग 148 सीटों पे उसकी विजय हुई है। तो विजय तो हो गई गठबंधन को लेकर, लेकिन अब मुख्यमंत्री को लेकर के काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कौन बनेगा। देवेश फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नाम भी चर्चा में चल रहा है। क्या कोई तीसरा विकल्प भी आ सकता है इसमें? कि महाराष्ट्र चुनाव को पहले बताइए कि महाराष्ट्र चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या विकास का एजेंडा रहा? बाकी बातें बाद में होंगी। महाराष्ट्र चुनाव काफी जो माहौल पिछले 10-15 दिनों से बहुत गर्म था, अंततोगत्वा रिजल्ट आ गया और एक लहर नहीं, इसको सुनामी बोला जाएगा। एक सुनामी की तरह भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस जो घटक दल हैं, उन्होंने एक महाविजय हासिल करी और इस वजह से सारे भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और जो घटक दल का नेतृत्व, सभी के सभी खुश हैं। इतने बड़े जीत की बधाई के पात्र तो खैर है ही है, क्योंकि इसमें जो मेन मुद्दा था वो विकास का मुद्दा था। इसके अलावा जब ये चुनाव नजदीक आने लगे तो एक 4-5 महीने पहले योजना लागू करी गई, लाड़की बहन। तो लाड़की बहन योजना से भी काफी फायदा मिला है। इसके अलावा युवकों को अप्रेंटिसशिप, ये एक योजना लागू करी गई थी जिसके तहत युवकों को अप्रेंटिसशिप में भी फायदा मिला। फिर किसानों की कुछ योजनाएं, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर हुए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे अटल सेतु हो गया, कोस्टल रोड हो गया, या आपका समृद्धि हाईवे हो गया। तो ये सब जमीन पे उतर गए प्रोजेक्ट, लोग इसका यूज करना शुरू कर दिया। तो इसकी टाइमिंग भी काफी अच्छी टाइमिंग रही इन सारे प्रोजेक्ट की। जैसे मेट्रो चालू हो गई मुंबई में, तो इन सब प्रोजेक्ट्स की टाइमिंग भी काफी अच्छी रही। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि विकास के आधार पे ये चुनाव लड़ा गया और ये इनके फेवर में गया, भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दलों। तो क्या अब जैसे बीजेपी की सरकार तो पूर्ण बहुमत में, अगर 148 सीटें पाई, सबसे ज्यादा सीटें उसी की मिली हैं, सरकार तो निश्चित रूप से वही बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है या इस टाइप से कुछ चर्चाएं चल रही हैं जिसमें देवेश फडणवीस का नाम अलग आ रहा है, एकनाथ शिंदे का नाम अलग आ रहा है? क्या तीसरा विकल्प भी इसमें हो सकता है जैसे बिहार के पैटर्न पे हुआ? हाँ, देखिए, ये तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बहुत जोर शोर से चालू है पूरे महाराष्ट्र में, खासकर अपने मीडिया में ज्यादा ही कुछ चालू है। बट अभी देवेंद्र फडणवीस जी सुना है दिल्ली निकल गए हैं और लोकप्रिय नेता तो हैं ही हैं देवेंद्र फडणवीस जी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने जो ये सरकार बनाई थी अपनी, शिवसेना गठबंधन ये टूटने के बाद, तो एकनाथ शिंदे भी काफी लोकप्रिय नेता हैं और इधर के जो मराठा समाज को नेतृत्व देते हैं वो, तो उसका उनका भी काफी ज्यादा ये है, होल्ड है। जहाँ तक किसी विवाद का प्रश्न है, ऐसा तो कोई विवाद सामने नजर नहीं आ रहा है।
देवेंद्र जी का भी बयान आ चुका है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा, हम तीनों ही दल उसको मान्य करेंगे। तो जैसा कि अभी का समीकरण था कि मुख्यमंत्री 1 सीएम और 2 डीसीएम, तो एक सीएम और डिप्टी सीएम में देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार। तो ये एक समीकरण भी मेंटेन रह सकता है। बट देखने वाली बात ये भी है, जो कि जैसे अभी प्रवीण दरेकर साहब हैं बीजेपी के बड़े नेता, उनका बयान आया कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि अपने भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की माता जी का भी एक बयान आ गया कि उन्होंने 24 घंटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, जमीन पे कार्य किया, परिवार के लिए समय नहीं दिया, तो वो भी सीएम की सीट डिजर्व करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा रिजल्ट जो भी रहे, रिजल्ट तो काफी अच्छा गया। बट शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है, जो वो डिसाइड करेगा, जो शीर्ष जो उनके सीनियर नेतागण हैं जो डिसाइड करेंगे, वो इन लोग को मान्य होगा। ऐसा अभी तक के बयानों से ये जाहिर होता है। लेकिन एक चीज देखा जाएगा तो देवेंद्र फडणवीस तो डिजर्व करते हैं मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होंगी। शिवसेना तोड़ करके आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। इसी तरह से अजीत पवार का भी जो है शरद पवार की पार्टी तोड़ करके आए और अपना अलग से चुनाव लड़े। तो इन लोगों की जो महत्वाकांक्षा है सीएम को लेकर के, क्या उसको लेकर के नहीं लगता कि भविष्य में इस टाइप से कुछ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है इन लोगों को, या एक गोट खेलने की बात हो रही हो? महत्वाकांक्षा तो देखिए हर इंसान की होती है। इसी महत्वाकांक्षा के चलते उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जो कि चीफ मिनिस्टर बने, इस गठबंधन को तोड़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से। उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि देश या राज्य से बड़ा तो कोई व्यक्ति होता नहीं है। तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को तो आदमी को साइड में ही रखना चाहिए। जहां तक बात अभी तक के बयानों से जाहिर होता है, किसी का भी लालच दिख नहीं रहा है सीएम पोस्ट के लिए। एकनाथ शिंदे का भी कहना है कि मैं चाहे सीएम पोस्ट पे रहूं या ना रहूं, जनता की सेवा में जरूर रहूंगा। और महत्वाकांक्षाएं अजीत दादा पवार ने भी दिखाई, जो कि शरद पवार के भतीजे भी हैं, और उन्होंने पार्टी को तोड़ करके अपनी खुद की एनसीपी डिक्लेयर कर दी कि एनसीपी हमारी है। खैर चुनावों ने साबित भी कर दिया कि असली कौन है और नकली कौन है। तो अभी तक तो ये लग नहीं रहा है, बट हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति है, राजनीति में बड़ी बड़ी चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। बट मुख्यमंत्री बनने का जहां तक सवाल है, जो यहाँ के सारे समीकरणों को देख करके और यहाँ की जो इस समय की बातचीत है उसको समझते हुए, मेरा जहां तक विचार है कि एक नाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे फिलहाल। आज के डेट में? हाँ, आज की अच्छा। समय में तो यही स्थिति दिख रही है। अच्छा, अगर पिछले 10 वर्षों में देखा जाए महाराष्ट्र के विकास के रूप में, तो काफी कुछ परिवर्तन भी आपको दिखा होगा। आप तो बहुत दिनों से महाराष्ट्र कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वहाँ की राजनीति को भी समझ रहे हैं। क्या लगता है कि विकास मुद्दा कौन से मुद्दे विकास के रहे जो जनता को आकर्षित किए और भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत से आई? मेन देखिए विकास का मुद्दा तो बहुत हावी रहा। इसके अलावा जो योजनाएं इन्होंने लागू करी, वो जमीनी स्तर पे लागू करी, उसका फायदा भी डायरेक्ट पहुंचा। जैसे इन्होंने गैस एक एक सिलेंडर मिनट, में। विनय जी, एक मिनट मैं रोकता हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चर्चा आगे जारी रहेगी। एक वीडियो देवेंद्र फडणवीस जी ने संसद में पानी बोली थी, उतरता देख उसका क्या मायने मेरे आप किस किनारे रूप में पर देख घर रहे मत हैं? बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। लौट कर वापस आऊंगा, बहुत बढ़िया। तो सुना, ये संसद में देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे जो संसद में कि जो मैं बोला लौट के वापस आऊंगा। जी। बहुत बढ़िया बोला। और यही देखिए सुनामी आई है। ये तो उद्धव साहब सुनामी। ठाकरे ने भी बोला। आज उद्धव साहब ठाकरे का कल का बयान था कि ये लहर नहीं थी, ये सुनामी थी। निश्चित सुनामी रूप तो से समुद्र सुनामी में ही रही है। आती है, पर सुनामी बिल्कुल। समुद्र और में ही आती समुद्र के किनारे बसा हुआ ही महाराष्ट्र है, तो बट है। नेचुरल है वहां पे आना। खैर, ये तो, लेकिन वो जितने गंभीरता से इस चीज को संसद में रख रहे हैं, उसको उन्होंने करके भी दिखाया है, तो डिजर्व तो करते हैं वो मुख्यमंत्री पद को लेकर करके के। बाकी दिखाया। देखिए इसमें जो मुख्य सहयोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भी रहा। ठीक है, वो जी। प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं रहे, बट जो जमीनी स्तर पे काम किया, बिलीव नहीं करेंगे, मालवन और कनकवली और जो आपका सिंधु दुर्ग का क्षेत्र है,
वहां पे कम से कम नहीं तो आरएसएस ने 1500 मीटिंग करी, 1500। और अनऑफिशियल फिगर पूरे महाराष्ट्र में कम से कम नहीं तो 66,000 मीटिंग्स, नुक्कड़ सभाएं, घर घर गली गली जाके लोगों को जागरूक करना, ये आरएसएस ने किया। तो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं ने भरपूर काम किया है और वो दिखा है, और ये चुनाव के रिजल्ट में दिख रहा है। मैं उसी विकास के मुद्दे पर लौट के आता हूँ। जैसे महाराष्ट्र विकास के चुनाव के पे चर्चाएं हुई अभी तक, पिछले 10 वर्षों में कौन सा बड़ा कोई काम हो जो हुआ हो जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपना श्रेय ले रही हो और जनता भी मान रही हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के इसमें काम हुआ है सरकार में, ऐसे कुछ एक आध काम में चर्चा। मुख्य रूप से तो मैंने जैसा पहले भी बोला कि विकास के कार्य तो हुए ही हैं। जो जमीनी स्तर पे सिर्फ योजनाएं लागू नहीं हुई है, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन स्टेज में नहीं है, डिलीवर हुए हैं। तो डिलीवर होना भी एक बड़ी बात है ना। योजना बनाना तो किसी के लिए भी बड़ा आसान है, मैं भी घर में बैठ के 50 योजनाएं बना लूं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में काफी सुधार आया है। शासन आपल्या दरी मतलब शासन आपके घर तक। पहले गरीब गुरबा आदमी को जा करके ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते थे, अगर पेंशन के लिए जाना है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विधवा पेंशन, घर ऑफिस के चक्कर लगा लगा के बेचारे परेशान हो रहे। 70-80 साल की उम्र में आदमी कहाँ ये सब दौड़ लगाएगा। तो महाराष्ट्र शासन ने चेंज किया, शासन आपल्या दरी। प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी सरकारी अधिकारी, वो आपके घर तक आएगा, आपके कागज कंप्लीट करवाएगा और उसके बाद आपको काम करा के देगा। आपको सरकारी कार्यालय में जाने के दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के इन्होंने काफी अच्छे काम कराए। और उज्ज्वला जो योजना है उसका भी लाभ पहुंचाया, सोलार का भी काफी लाभ पहुंचाया। तो जो व्यवस्था थी, जैसे पहले चलता था कि भाई 100 रुपया अगर गवर्नमेंट देती थी तो एक ही रुपया अंत के आदमी तक पहुंचता था। ये तो नहीं कह सकते कि करप्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया होगा, लेकिन परसेंटेज अब काफी बढ़ गया है, लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं। तो वो दिखता है। और उसमें कोई जैसा कांग्रेस और अन्य पार्टियों का ये कहना है कि जाति के नाम पे तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। योजना जो होती है वो सबके लिए होती है और वो दिखती भी है। कोई नाम पूछ के तो या शक्ल देख करके तो योजना का लाभ दिया नहीं जाता है। सब जगहों पे योजनाएं पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी गए थे, कई जनसभाएं की हैं, काफी डिमांड भी थी महाराष्ट्र में। तो क्या उनका भी जोर वहां पे चला, लोग उनके बहुत बातों पे विश्वास किया, भरोसा किया? बाबा बाबा जी का यहाँ बहुत जोर चला। बाबा जी ने जो जनसभाएं करी, उन जनसभाओं की आप क्लिप्स देखिए। कोई वो किराया गया भाड़े का बुलाया हुआ पब्लिक दिखता नहीं है, वो मन से आया हुआ पब्लिक है। और कई ऐसी जगह हैं यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र के नजदीक में, जैसे नाला सोपारा करके जगह ले लिए, जो बीजेपी का गढ़ नहीं माना जाता था। वहां पे योगी जी ने सभा करी, और योगी जी ने सभा करके सबको दिखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से चुन के आया। कोल्हापुर में सभाएं करी। और योगी योगी जी का स्लोगन भी खूब चला, बटेंगे तो कटेंगे। सही भी है, बटेंगे तो कटेंगे का उसका लोगों ने गलत मतलब भी निकाला है यहाँ पे महाराष्ट्र में। वो विरोधी दल का तो खैर काम भी वही है। हाँ, और वो तो बाल की खाल निकालना उनका है बाल की मतलब। खाल निकालना, बटेंगे कटेंगे तो सीधा मतलब बचपन में कहानी सुनाई जाती थी भाई, अगर एक एक करके लकड़ी मिलेगी तो तोड़ ही देगा कोई भी आदमी। लकड़ी का बंडल बना के रखो, नहीं टूटोगे। तो वो मतलब था उसका। बट मतलब निकालने के तो लोग 50 अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन उस सब बीजेपी ने अपने, बीजेपी के जो आईटी सेल है या सोशल मीडिया है, उसने तो उस टाइप से ही स्लोगन को प्रस्तुत किया कि बटोगे तो कटोगे, तो मतलब उसका हाँ, ये तो योगी जी कह राजनीति रहे है। हैं, योगी जी कह रहे हैं तो इसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो श्रेय जाता ही है। हाँ, उसको सबका अपना अपना देखने का नजरिया और तरीका है। मोदी जी ने बोला नेक है तो एक है तो क्या सेफ है। एक है वो सर। सब। हाँ, तो वो सबका अपना अपना स्लोगन है। और राजनीति में कब खासकर जब चुनावी माहौल आता है तो चौकीदार चोर है के भी स्लोगन आते हैं। इधर के कई चुनाव में मैंने देखा है कि योगी जी की पहली पसंद लोगों की होती है स्टार प्रचारक के रूप में, और लोग ज्यादातर लोग बुलाना चाहते हैं अपने प्रदेशों में। तो क्या इस योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी का ही सेकंड लाइन में मान लिया जाए नेता के रूप में? माना जा सकता है। अब हम तो पत्रकार लोग हैं, हम लोग तो इस चीज का विश्लेषण करते ही रहते हैं। तो माना जा सकता है उनको। जो हिसाब से योगी जी के काम चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, और जो हिसाब से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, आप चार्ट उठा के देख लीजिए। जीएसटी
पे करने के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और ऐसे 4-5 बड़े राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश का नाम भी आ गया है। तो प्रोग्रेस की पायदान पे जो दिखता है वो कैसे आप कैसे नापेंगे उसको? भाई सड़कें और व्यवस्था तो एक अलग चीज़ हो गई। देखिए, आर्थिक स्थिति बढ़ी है वो तो इसी हिसाब से दिखेगा ना कि व्यापार बढ़ा है। आज आपको मालूम है कन्नौज, कन्नौज का नाम पूरी दुनिया में हज़ारों साल से विख्यात है, चित्र बनाने हम्म। के लिए। आज लोग वहाँ दौड़ रहे हैं कि मुझे कन्नौज से व्यापार करना है। पूरा मटेरियल फ्रांस, मिडल ईस्ट, यूरोप जाता है। वहाँ पे जा कर के अपना ही मटेरियल वहाँ पे रीपैकिंग होता है, वहाँ पे उनकी यूरोप की ठप्पा लग जाता है और फिर वापस अपने कंट्री में हम यहाँ से ₹10 का बेचते हैं और वहाँ से ₹100 का खरीद लेते हैं। कन्नौज जैसा शहर है, लेकिन अब हो रहा है लोग यहीं पे पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि अब सरकार ने जो सुविधाएँ और जो योजनाओं का लाभ दिया है स्टार्टअप्स को, तो लोग परफ्यूम अपने खुद ही बना रहे हैं, कन्नौज से मटेरियल खरीद रहे हैं और विदेशों में बेच रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं हमारी ब्रांडिंग है, आप खरीदो हमसे। तो इस तरीके की तो हाँ, पहले सरकार पहले ने थोड़ी सी मार्केटिंग मार्केटिंग की समस्या थी। ये तो हाँ, बात तो मार्केटिंग की समस्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, लोग डरते थे, कन्नौज का नाम सुन के लोगों को लगता था यार पता नहीं वहाँ जाएँगे तो क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, लेकिन अब लोग बिज़नेस कर ही रहे हैं। मुंबई से मैं अच्छे बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ से इत्र लाते हैं, अपने नाम से यहाँ पे ब्रांडिंग करते हैं और शीशियों में अच्छे से पैकिंग करके यहाँ पे बेच रहे हैं और अच्छा उनका मटेरियल बिक रहा है, कमा रहे हैं लोग। इसी तरीके अच्छा, से महाराष्ट्र के फिरोज़ाबाद जैसे फिर महाराष्ट्र पे लौटते हैं। योगी जी हाँ, के प्रदेश को छोड़ के भी बाद में आगे चर्चाएं करते रहेंगे। महाराष्ट्र सीटों पे लौट रहे हैं। एक इस समय में शिवसेना जो इनकी है, उद्धव ठाकरे जी की है, क्या उनका उनका लड़का भी तो जीत गया है, क्या चल रहा है उनके? उनका देखिए 16 सीटों पे सिमट के रह गए हैं और नुकसान तो बहुत हुआ है उनको, परसेंटेज ऑफ वोट भी उनका काफ़ी गिर गया है और ये तो होता है विचारधारा को जब आप छोड़ देते हैं अपनी, जिस विचारधारा के दम पे आप खड़े हुए थे, हम्म। वो विचारधारा जब आप छोड़ देते हैं, तो आपका कार्यकर्ता और आपका जो जन समर्थन है, वो भी आपके साथ छूट जाता है। ये नहीं लगता कि शिवसेना अगर शुरू से ही अपने दम पे ही चुनाव लड़ी होती, कोई गठबंधन नहीं करती, तो अपने मूल रूप में रखते, तो शायद आज पोजीशन कुछ बेटर होती। नहीं बेटर नहीं होती उनकी पोजीशन क्योंकि जैसे कुछ सीटें उन्होंने जीती हैं, जैसे ये जोगेश्वरी की सीट जो है, वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ने जीता है, मशाल। यहाँ पे उनकी कांटे की टक्कर थी शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ और बहुत कम मार्जिन से जीते हैं वो लोग। तो यहाँ पे उनको फ़ायदा जो जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन का भी मिला क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, समाजवादी ने कोई नहीं खड़ा किया, राष्ट्रवादी ने कोई नहीं खड़ा किया। तो वो जो जातीय समीकरणों में बैठ करके वो अभी उनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, वो 2 ढाई 3 हज़ार वोटों से ही जीत गए वो। लेकिन उसका वही एडवांटेज की वजह से वो जीते हैं। अदरवाइज़ कुछ नहीं, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक स्थिति भी तो बन सकती है कि देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए, एकनाथ शिंदे और अजीत जी को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इस पे भी फिलहाल कुछ वही चर्चाएं हो रही वही होंगी। चल रहा है 1 सीएम और 2 डीसीएम। यही फ़ॉर्मूला हम्म। यूपी वाला भी यहीं पे चल रहा है। फिलहाल तो जो पर इस समय की स्थिति है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, ये 2 लोग उप मुख्यमंत्री। अभी तो फिलहाल यही समीकरण यहाँ पे चल रहा है और ऐसा आगे भी चलेगा। क्योंकि संदेश ये देना है, जनता को संदेश ये देना है कि हमको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़्यादा सीटें लाए या कम, सहयोगी हैं, सहयोगी की तरह रहेंगे। भाजपा अलायंस जो रहेगा वही काम करेगा मूल रूप से, बाकी तो केंद्रीय नेतृत्व हाँ, उनका जो भी तय करे किसी को क्या मुख्यमंत्री बनना है। जीत गए हैं तो जैसे इंग्लिश में कहावत है पार्टनर्स इन पेन एंड पार्टनर्स इन गेन। तो ये फ़ॉर्मूले के साथ अभी ये लोग चल रहे हैं। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महाराष्ट्र चुनाव पे अभी हम लोगों ने चर्चा की, और कल जरूर आप फिर देखिएगा, संवाद में हम किसी किसी न किसी टॉपिक पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।